गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा, जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज थोड़ा सा क्लासेस ज़्यादा हुई हैं, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो तुम्हारी ज्योग्राफी की क्लास जो है वो 8 बजे लगाई हुई है, स्टैटिक जी के एज ऑलवेज 9 बजे, और अभी एटीएम कर लेते हैं हम लोग, है ना भाई? शुरू करें? चलो बिल्कुल। सभी को नमस्कार, जय हिंद। सोनू बोल रहा है कि सर गुड इवनिंग सर जी, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट चाहिए थी। बेटा यूट्यूब पर हो पाएगा, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये तो पूरा बैच जो है ना, प्रॉपर इसका एक फॉर्मेट है, उसमें चल रहा है ये। यूट्यूब पर करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। वहां जैसे ही हमारा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उधर जो थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, वहां जैसे ही खत्म हो जाएगा वहां पे भी शुरू कर देंगे। ठीक है, वो थोड़ा जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तब होती हैं वो चीजें, एकदम बहुत तेजी से होती हैं वो। चलो शुरू करें। एक सेकंड जरा, हाँ। चलो भाई, तो इकोनॉमिक्स में आज हमारा, सभी लोग ध्यान से देखो, इकोनॉमिक्स में आज हमारा पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी जनसंख्या और शहरीकरण, इसका पार्ट 2 है आज। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसके बाद इसकी ये जो चैप्टर ये हमारा खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पाएंगे। सो दिस इज पार्ट 2। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी जनसंख्या और शहरीकरण का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना? शुरू करें। कहां गया भैया? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली एटीएम में जुड़े हुए हैं, वो अभी भी मौका है ऑफर का। ठीक है, और टाइम रहते हुए इस ऑफर को ग्रैब कर लो, फाउंडेशन अपना मजबूत करो, और उसके बाद एटीएम लगाओगे तो चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। नो डाउट अभी भी क्लियर हो रही होंगी, पर कंटेंट लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। कंटेंट तब लंबे टाइम तक याद रहेगा जब आप पहले थ्योरी पढ़ लें और फिर क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, तो फटाफट से इस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी चालू करो बढ़िया से। चलो भाई, पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सेंसस विच स्टेट हैज मैक्सिमम सेक्स रेशियो? वर्तमान जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? बताओ भाई, सेक्स रेशियो समझते हो? सेक्स रेशियो क्या होता है? देखो, जनरली हम जब ये कैलकुलेशंस करते हैं तो 2 जेंडर्स को काउंट करते हैं। ठीक है, एक तो मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है, तो 2 जेंडर्स को हम यहां पे रखते हैं काउंटिंग के लिए। अब बात यह है कि सर सेक्स रेशियो क्या है? देखो, सेक्स रेशियो का मतलब क्या है कि पर 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या कितनी है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वो हमें बताता है कि भाई सेक्स रेशियो सही है कि नहीं। अगर देखो, अगर बैलेंस है, 1000 पुरुषों पर अगर 1000 महिला है, वो तो परफेक्ट कंडीशन है। पर परफेक्ट जनरली होता नहीं, या तो 1000 से कम होगा महिलाओं की संख्या, या 1000 से ज्यादा होगी। ठीक है, पर ऐसा मानते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है पुरुषों के कंपैरिजन में थोड़ी बेकार रही है शुरुआती समय में। तो अगर औरतों की संख्या 1000 से ऊपर भी चले जाए तो उसे बहुत बढ़िया कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कि लड़कियों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, उनको लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर मारा नहीं जा रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि अगर लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, पर थोड़ी भी ज्यादा है, तो वो अच्छी कंडीशन है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन है। तो बेटा देखो ध्यान से, प्रति 1000 पुरुषों पर, डेफिनेशन ये है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है बच्चों, ये क्या है अपने पास? ये है सेक्स रेशियो। ठीक है, अब जैसे इंडिया का मैं आपको सेक्स रेशियो बताऊं,
इंडिया का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, पूरे इंडिया का बता रहा हूं मैं, एवरेज सेक्स रेशियो पूरे इंडिया का, कंट्री का, इंडिया का जो सेक्स रेशियो बच्चों वो है 943 पर 1000, यानी 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं इंडिया में आज भी। मतलब कितने की कमी है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कमी समझ में आ रही है कितने की कमी है? सो बेसिकली यहां पर कितना 57 की कमी है ना भाई? हाँ 57 की कमी है। तो याद रखो, अगर ये सेक्स रेशियो अगर ये 1000 से कम है, महिलाओं की संख्या अगर पुरुषों के कंपैरिजन में कम है, अगर बहुत कम है तो बेकार हालत है। इतना ठीक है, इतना ठीक है, इससे ऊपर होगा तो इंप्रूव ही होगा, अच्छा ही होगा। 1000 पे 1000 हो जाए तो मस्त कंडीशन है, परफेक्ट कंडीशन है। 1000 से थोड़ा ऊपर भी चले जाए, पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं थोड़ी ज्यादा भी हो जाए, 10 20 30 40 50, तो भी बढ़िया है। पर अगर ये गैप अगर बढ़ता चला जाए कि पुरुष तो 1000 है और महिलाएं फिर 1100 1200 1300, तो ये भी बेकार कंडीशन है। तो मतलब जो बैलेंस है 1000/1000 के आसपास रहे तो ठीक है, ठीक है। तो ये इंडिया का सेक्स रेशियो है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का सेक्स रेशियो कितना बच्चों? 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब बात यह कि सर किस स्टेट में, इन 4 स्टेट्स में से सबसे ज्यादा किसका है? इन 4 स्टेट्स में अगर कोई मुझे जवाब दे सके तो जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, इसका जवाब दे दो कि इन 4 में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पर है। जल्दी सभी लोग बताएंगे, बताओ बताओ सभी लोग। हाँ देखो कमेंट चालू है, उधर भी चालू है इधर भी चालू है, कोई दिक्कत नहीं, जहां नजर पड़ेगी वहां से देख लूंगा, तुम तो बस जवाब दो। शाबाश, बिल्कुल केरल में है भाई, केरल में 1084 पर 1000 मेल्स। कितना बढ़िया स्कोर है, महिलाएं केरल में ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मेन। विमेन आर मोर इन पॉपुलेशन, है ना भाई? 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, तो ये बढ़िया स्टेटस है। पर अब अगर ये 1100 होगा, 1100 से ज्यादा होगा तो ये धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा। सो इट शुड बी अराउंड 1000, कि 1000 के आसपास कहीं होना चाहिए तो बढ़िया है। तमिलनाडु का 996, यहां पे देखो कितना बढ़िया स्कोर है, तमिलनाडु का कितना बढ़िया है, बिल्कुल 1000 के आसपास 996, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कोई बता सकता है? हिमाचल प्रदेश का जल्दी, हिमाचल प्रदेश का बुरा नहीं है, हिमाचल प्रदेश का 972 बुरा है हरियाणा का यार, बुरा है हरियाणा का 879, काफी कम हो गया, ठीक है, काफी कम हो गया 879 हरियाणा का। मैं आप सबको वैसे भी बता दूं कि केरल का जो सेक्स रेशियो है 1084, दिस इज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। ये भारत में सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कितना है इंडिया में? 1084, और किसका? केरल का, केरल का। और इधर इधर देखो, इधर हरियाणा का लोवेस्ट है, सबसे कम है हरियाणा का 879, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है भाई। तो ये है भाई 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। बाकी तुम मुझसे ये पूछना चाहोगे कि सर यूटीज भी बता ही दो लगे हाथ, स्टेट्स तो हमें पता चली गए कि केरल में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, हरियाणा में सबसे कम है, सर यूटी भी बता दो, है भाई? यूटी भी बताओ। तो देखो यूटी अगर मैं बताऊं तो मैं यहां पर, तो यूटीज में केंद्र शासित प्रदेशों में जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो बेटा पुडुचेरी में है। कहां पर है? पुडुचेरी। यूटीज 8 है अपने पास, तो उन 8 यूटीज में से पुडुचेरी में सबसे ज्यादा है, 1000 पार है। कोई बता सकता है कितनी वैल्यू है पुडुचेरी में? बता दो जल्दी से, पुडुचेरी में कितनी है, बताओ बताओ। यूटीज में मैक्सिमम पुडुचेरी में है 1037। कितना बढ़िया स्कोर है, डिसेंट स्कोर, मस्त स्कोर एकदम, कि महिलाएं ज्यादा है पुडुचेरी में पुरुषों के कंपैरिजन में। और अगर मिनिमम की बात करें यार, तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है किसका? दमन एंड दीव का। कितना बच्चों? दमन एंड दीव का बुरा हाल है सबसे ज्यादा, 618 है भाई। दमन एंड दीव, दमन एंड दीव का स्कोर कितना है? 618, 618। हरियाणा का तो तब भी बहुत सही है फिर तो, अब जब इसका देख रहे हैं तो
तो यूटीज में मैक्सिमम पुडुचेरी, मिनिमम दमन एंड दीव। स्टेट्स में सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम हरियाणा। ठीक है भाई, चलो तो आंसर हो गया कि विच स्टेट हैज मैक्सिमम सेक्स रेशियो, केरल 1084। बेटा डेटा याद रखना यार, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। पॉवर्टी लाइन समझते बेटा, निर्धनता रेखा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? निर्धनता रेखा। देखो, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन इंग्लिश में, निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा हिंदी में। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं यहां पे कि हम सब जानते हैं कि हम सब की इच्छाएं हैं कि हम बहुत ज्यादा कमाएं, बहुत ज्यादा पैसा कमाएं, ठीक है। और लोग कमाते भी, लोगों के पास पैसा है भी। पर यह भी उतनी ही सच्चाई है कि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शायद अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छाएं तक पूरी कर पा रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस कि आप इच्छाएं भी पूरी कर पा रहे हो और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जरूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही है बात? हमें लगता है कि अरे यार, मतलब कुछ लोग हम में से ऐसे होते हैं कि भाई 10,000 के जूते पसंद आ गए यार, नाइकी के पसंद आ गए, 10,000 के जूते ले लिए। एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास अभी सर्दियां आ रही है, जूते नहीं होंगे, चप्पल, वो भी फटी चप्पल में रह रहा होगा। तुम समझ में आ रही है बात? बहुत बड़ा गैप है इंडिया में ही इनकम को लेकर। तो मतलब अगर आप देखो ध्यान से, गरीबी रेखा की जब बात हो रही है तो गरीबी रेखा का मतलब है कि अगर या यदि जरूरतें पूरी ना करने तक की भी, देखो ध्यान से, यदि जरूरतें भी पूरी ना करने की, ओहो ये क्या सिस्टम है? अरे कुछ भी चल रहा है क्या अपने आप? अरे भाई, हाँ, यदि जरूरतें भी पूरी ना कर पाने की, अरे नहीं यार, क्या हिंदी सेंटेंस बन रहा है? मैं भी सोच रहा, चकरा गया हूं, दिमाग में कुछ और चल रहा है साथ में। तो यदि जरूरतें भी पूरी पूरी कर पाने की इनकम नहीं है, ध्यान से देखो बेटा, यदि जरूरतें भी पूरी ना, ओह, यदि जरूरतें भी पूरी कर पाने की इनकम नहीं है, इसका मतलब आप गरीबी रेखा के नीचे हो। ये फैमिली इनकम की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं। यदि जरूरतें भी पूरी कर पाने की इनकम नहीं है तो वह परिवार निर्धनता रेखा से नीचे है। और जरूरतें क्या होती है यार? रोटी, कपड़ा, मकान। आपके पास कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, आपके पास खाना खाने का पैसा नहीं है, आपके पास रहने का पैसा नहीं है, तो मतलब आप निर्धनता रेखा से नीचे हो। आप सड़क पर सो रहे हो, आप एक वक्त का खाना खा पा रहे हो, पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हो। आपकी इनकम जो है वही 1,000-2,000 महीने की, कैसे भी जुगाड़ रहे हो। तो तुम समझो इस चीज को कि यदि जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं किसी इनकम से, तो वो परिवार फिर निर्धनता रेखा के नीचे है। यदि जरूरतें भी पूरी कर पाने की इनकम नहीं है तो वह परिवार निर्धनता रेखा से नीचे है। और बेटा याद रखना, भारत में ऐसे 27 करोड़ लोग हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, निर्धनता रेखा से नीचे कितने लोग हैं? निर्धनता रेखा से नीचे 27 करोड़ लोग हैं यार, 27 करोड़। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 122 करोड़ है, अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखो, 121 करोड़ मान लो, 122 करोड़ मान लो, उसमें से सिर्फ तुम्हें लगता है सिर्फ 27 करोड़ लोग यार, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। कितना बुरा हाल है हमारा, ठीक है। हमारे यहां गरीब कितने ज्यादा है बेचारे कि उनको खाने तक का नसीब नहीं हो रहा है 2 वक्त का प्रॉपर। तो यदि जरूरतें भी पूरी कर पाने की इनकम ना हो तो वह परिवार निर्धनता रेखा से नीचे है। और ऐसे लोगों की संख्या भारत में 27 करोड़ है। 27 करोड़ लोग इंडिया में निर्धनता रेखा से नीचे हैं। लोग इंडिया में, और ऐसा नहीं कि इंडिया में ही बुरा हाल है, सारी कंट्रीज में ऐसा ही हाल है। पर बात यह कि ठीक है,
दिक्कत ये नहीं कि निर्धनता रेखा से नीचे कितने लोग हैं, दिक्कत ये है कि आप उनको उठाने के लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हो, निर्धनता रेखा से ऊपर उठाने के लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो 27 करोड़ लोग इंडिया में निर्धनता रेखा से नीचे हैं। तो तुम समझ सकते हो कि अगर हमारे पास थोड़ा भी बहुत कुछ है तो हम कितने लकी हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं। ठीक है भाई, 27 करोड़ लोग इंडिया में निर्धनता रेखा से नीचे हैं। किसी भी चीज की अगर हम वैल्यू ना करें तो ये ऐसे फैक्ट्स को पढ़ लिया करो, हमें ऑटोमेटिकली वैल्यू होने लग जाएगी अपने माता पिता की इनकम की, माता पिता ने जो सुविधाएं हमें दी हैं या जिन हालातों में हम जी रहे हैं, और हमें लगता है कि हमसे नीचे भी बहुत लोग हैं। तो ये सबसे बढ़िया एक तरीके से अपना आकलन है कि भाई हम कहां पर हैं और हम कितने लकी हैं। तो 27 करोड़ लोग इंडिया में निर्धनता रेखा से नीचे हैं। तो ये बेटा याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है भाई, अब ये कितना परसेंटेज है, 27 करोड़ तो ठीक है सर, ये टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, 121 करोड़ पॉपुलेशन है, 27 करोड़ जो है निर्धनता रेखा से नीचे है। बताओ भाई, परसेंटेज में निकालो, निकाल सकते हो, पूरा डेटा तो मालूम है, बिल्कुल 21.9 करोड़। मैं याद करके आया हूं भाई, मैं याद करके आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 21.9 करोड़। ठीक है, पर 21.9 करोड़ लगभग कितना हो गया, लगभग कितना हो गया, 22%। सॉरी, 21.9 करोड़ नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूं, 21.9%। आज भाई लग रहा है सस्ते नशे हुए हैं, लग रहा है। मैं भी थोड़ी देर पहले नींद में था, थक गया था, और जब से उठा हूं लग रहा है नींदों में ही नशे में हूं। 21.9%, तो 21.9% यानी 22%, अप्रोक्सीमेटली 22%। समझ में आया बेटा। चलो नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच अचीव्ड 100% प्राइमरी एजुकेशन। भारत का पहला राज्य जिसने 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, सभी लोग बताएंगे भाई। सर आपका बैच लूंगा तो ये सब क्या बोल रहा है भाई, हाँ बाकी लोग जवाब दो। एक बच्चे का कमेंट ऊपर चला गया तुम्हारे चक्कर में। बिल्कुल बेटा माही, बिल्कुल। अबे इतने टाइम से पढ़ रहा है, अब तो आराम से भरोसा किया जा सकता है, क्या बात कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल त्रिपर्णा, पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल। चलो अब देखो ध्यान से, एक केरला को बोल रहा है करला, ससुरा केरल। ठीक है, तो केरल वो राज्य है जिसने 2016 में ही, 2016 में ही ये अचीव कर लिया था टारगेट। तो 2016 में ही केरल ने 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल की। इसका मतलब क्या है 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल की, इसका मतलब यह है कि केरल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने प्राथमिक शिक्षा नहीं ली हो। प्राथमिक शिक्षा का मतलब है पहली से 5वीं क्लास तक जिसने ना पढ़ाई की हो। केरल का हर व्यक्ति, केरल का हर व्यक्ति, अब डेटा तो यही बोल रहा है, केरल का हर व्यक्ति कम से कम 5वीं तो पढ़ा है। और अगर कोई 5वीं भी पढ़ा है तो भैया वो समाज में सरवाइव कर सकता है। यानी प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला, 100% हासिल करने वाला कौन है, केरल। और ये इसने 2016 में ही अचीव कर लिया था, 2016 में। बिल्कुल 6 to 14 ईयर्स के बीच में बच्चे, ठीक है, जिन्होंने पहली से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई कर रखी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल त्रिपर्णा, मैंने जैसे आपको बताया, बिल्कुल पर कैपिटल इनकम ही देखा जाता है। ठीक है, 100% पॉसिबल। देखो यार, डेटा में तो पॉसिबल ही है ना। अब एक एक इंसान को तो नहीं देखा होगा, पर फिर भी अगर चलो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे 19-20 का भी अगर फर्क मान लें तो भी ठीक है, केरल से उम्मीद की जा सकती है। केरल में लिटरेसी रेट भी तो इतने सालों से एकदम सबसे ज्यादा रहती है ना, तो बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, तो भारत का अब इक्के दुक्के तुम किसी एक बच्चे को पकड़ के ले, अरे सर देखो ये 5, ये नहीं पढ़ा हुआ सर, ये नहीं पढ़ा हुआ, देखो सर ये तो बेकार डेटा ले आए सर आप। तो ये डेटा एक तो मेरा नहीं है, ये भारत सरकार का है, और ये डेटा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि भारत का पहला राज्य जिसने 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल की। तो इक्के दुक्के केसेस को कंसिडर नहीं करना है। तो ये केरल जो है, ये केरल ही ये काम कर सकता है फिलहाल। तो केरल में हर व्यक्ति लगभग 5वीं तक तो पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज फर्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखो ससुरा, कहां लिख दिया रे,
टाइपिस्ट बाबू आजकल नींदों में है। ओहो, हम भी कम थोड़ी हैं। ऑर्डर हो गई है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है भाई। वर्तमान जनसंख्या के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य ऑर्डर में प्रथम है? ठीक है, हाँ, ऑर्डर। चलो बताओ भाई, छोटे से बड़ा करते जाओ भैया, छोटे से बड़ा में जाते जाओ। पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन के मामले में कौन सा राज्य छोटा है, फिर कौन सा बड़ा, फिर कौन सा बड़ा, फिर कौन सा बड़ा, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करना है। पॉपुलेशन मालूम है कि नहीं? जैसे मैंने तुम्हें बताया था, यूपी में सबसे ज्यादा है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, उसी हिसाब से करो, करो, अरेंज कर दो। बिल्कुल, एक बच्चे ने कर भी दिया, राजदीप ने, वेरी गुड राजदीप, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कर भी दिया, तुम देखो, हाँ वो कर चुका है, बहुत बढ़िया बेटा। क्यों भाई, उसने तो कर भी दे दिया, सही है ना? बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, अब देखो, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन कितनी है? 11.23 करोड़, यानी 11 करोड़ 23 लाख। इसको 11.23 करोड़ पढ़ सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा बिहार, 10.40 करोड़, इसका मतलब है 10 करोड़ 40 लाख। 11 करोड़ 23 लाख, 10 करोड़ 40 लाख, ये पॉपुलेशन समझ में आ रही है सब लोगों को? क्लियर है? समझ में आ रही है ना? हाँ, समझ में आनी जरूरी है भाई, ठीक है, हाँ। अब देखो, फिर राजस्थान में 6 करोड़ 80 लाख, यानी 6.80 करोड़। और इधर केरल में 3 करोड़ 30 लाख, 3.3 करोड़। तो मतलब सबसे कम इन चारों में केरल की है, फिर राजस्थान, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। ऐसे अरेंज कर दो भाई, है ना भाई, ऐसे अरेंज कर दो। सबसे पहले, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा हो गया? फिर केरल हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले केरल आ जाएगा, फिर आ जाएगा राजस्थान, फिर आ जाएगा बिहार, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो सबसे पहले कौन सा आएगा असेंडिंग ऑर्डर में? पहला कौन सा है? केरल, ठीक है। चलो, बाकी मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां पर है? मैक्सिमम पॉपुलेशन ओवरऑल कहां पर है इंडिया में? कौन से स्टेट में मैक्सिमम पॉपुलेशन? मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां पर है? यूपी में। और यूपी में कितनी है ये भी बता दो। उत्तर प्रदेश में तो है, सही बात है, पर कितनी ये भी बता दो, और मिनिमम भी बता ही देना, मिनिमम भी बता ही दो भैया। मिनिमम पॉपुलेशन और मैक्सिमम पॉपुलेशन कर ही लेते हैं, है ना। यूपी में है, तो यूपी में कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख, यानी 19.98 करोड़। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है। और फिर दूसरे नंबर पे बोल रहा हूं, सॉरी, मतलब जो सबसे कम है, जहां पे सबसे कम है, जिस राज्य में सबसे कम है, वो है सिक्किम। वो है सिक्किम। सिक्किम में पता है कितनी पॉपुलेशन है? सिक्किम में मात्र 6,10,000, 6,10,000, ठीक है भाई, 6.10 लैक्स। यानी एक तरीके से हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 6,10,000। तो सिक्किम में सबसे कम, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया? तो ये सिक्किम का हाल है भाई, एक तरफ यूपी है, एक तरफ सिक्किम है। चलो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ कंट्री इज। अब बताओ भाई, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन चार में से, मैं जनरली नहीं पूछ रहा हूं, इन चार में कौन सी वो यूनियन टेरिटरी है जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा है? बताओ सभी लोग, जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे भाई। दमन एंड दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ज्यादा किसमें है? सभी लोग बताएंगे, बताओ भैया, बताओ 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 बताओ। देखो, पुडुचेरी में है,
पुडुचेरी में है लगभग 12 लाख। लगभग कितना? 12 लाख। अप्रोक्सीमेटली याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख, लगभग 12 लाख पॉपुलेशन कहां पर है? कहां पर है? पुडुचेरी में। दमन एंड दीव में बताओ जल्दी से। दमन एंड दीव, सभी लोग बताएंगे। दमन एंड दीव, दमन एंड दीव लगभग लगभग दमन एंड दीव में है 6 लाख। अप्रोक्सीमेटली कितना है? 6 लाख। वैसे एग्जैक्टली तो 5.85 लाख है, पर आप इसे कर सकते हो 6 लाख अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चंडीगढ़ में बता दो भाई, चंडीगढ़ में बता दो। चंडीगढ़ है ना, दिला दो घर चंडीगढ़ में, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ। चंडीगढ़ में कितना? चंडीगढ़ में कम नहीं है यार, चंडीगढ़ बहुत, मतलब तुम ये मान के चलो इंडिया की फर्स्ट प्लैन्ड सिटी है आजादी के बाद। तो यहां पे लगभग 10.5 लाख तो है, लगभग 10.5 लाख, लगभग 10.5 लाख। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जल्दी बताओ बेटा। बिल्कुल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो देखो 6 लाख तो दमन एंड दीव में, 6 लाख तो दमन एंड दीव में, पुडुचेरी में 12 लाख, चंडीगढ़ में 10.5 लाख, और अंडमान एंड निकोबार में 3.80 लाख, यानी कि 3,80,000, 3,80,000। तो यहां पे सबसे ज्यादा पुडुचेरी में, इन चार में सबसे ज्यादा पुडुचेरी में, इन चार में सबसे ज्यादा पुडुचेरी में। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन सी टेरिटरी में है? और मिनिमम भी बता दो, मैक्सिमम पॉपुलेशन और मिनिमम पॉपुलेशन। चलो जल्दी से बता दो, मैक्सिमम और मिनिमम पॉपुलेशन कौन सी यूनियन टेरिटरी में? सभी लोग जल्दी से। दिल्ली बोल रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मिनिमम भी बता दो एक बार, सभी लोग मिनिमम बताओ एक बार। दिल्ली तो ठीक है, दिल्ली ठीक है, बिल्कुल दिल्ली ठीक है, दिल्ली ठीक है। यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली है यहां पर। तो दिल्ली में तो भाई 1.6 करोड़, यानी कि 1 करोड़ लगभग 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख के आसपास। ठीक है, तो ये तो दिल्ली की पॉपुलेशन। और सबसे कम है बच्चों, मैं आपको बताऊं, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में है 64,473, 64,473। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? दिल्ली में 1.6 करोड़, और लक्षद्वीप में सबसे कम 64,473, 64,473। तो पुडुचेरी में सबसे ज्यादा, यहां पे 12 लाख। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने विकसित किया? 18वीं सदी का एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। 18वीं सदी मतलब 1700 से 1800 के बीच में। 18वीं सदी का एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, कोई नाम बता सकता है? सरनेम माल्थस है उसका। 18वीं सदी का ब्रिटिश अर्थशास्त्री, वैसे वो माल्थस के नाम से ही फेमस है, माल्थस, पर उसका पूरा नाम बता दोगे तो बढ़िया रहेगा। सरनेम तो उसका माल्थस है, जल्दी बताओ पूरा नाम, अगर पता है तो बताओ, बताओ बताओ बताओ। सुना भी है माल्थस, नाम सुना भी है तुम लोगों ने? 18वीं सदी का ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस, इसका नाम क्या है? रॉबर्ट माल्थस। अभी पूरा नाम लिख दिया क्या मैंने? बताओ बताओ भाई, अभी पूरा नाम लिखा क्या? देखो पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ये एक ही बंदा है भाई, 3 मत सोचना। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ये 18वीं सदी का ब्रिटिश अर्थशास्त्री है। इसी ने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि की थ्योरी दी थी। 1798 में इस बंदे की किताब आई थी बच्चों,
एन ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है भाई, इसकी किताब आई थी, उसका टाइटल क्या था? एन ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखो इसने क्या बोला, इस थ्योरी में क्या बोला। 18वीं सदी के ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपने इस ऐसे में और अपनी इस थ्योरी में, एन ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें इसने क्या बोला मैं आपको बताता हूं। इसने बोला कि जनसंख्या तब तक बढ़ती रहेगी जब तक उसे रोका ना जाए। कितनी बढ़िया थ्योरी दी है इसने, मतलब कुछ ज्यादा ऑब्वियस सी थ्योरी नहीं दे दी है कि जनसंख्या तब तक बढ़ती रहेगी जब तक इसे रोका ना जाए। अरे वो तो हमको भी मालूम है, पर वही वाली बात है ना, हमने दी नहीं, इसने दे दी है थ्योरी, इसलिए फेमस हो गया। तो जनसंख्या तब तक बढ़ती रहेगी, देख रहे हो थ्योरी जनसंख्या तब तक बढ़ती रहेगी जब तक उसे रोका ना जाए, रहेगी जब तक उसे रोका ना जाए। अब रुकेगी कैसे? अब ऐसा तो है नहीं भाई, एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग जो है बोलेंगे नहीं यार बच्चे करने ही नहीं, तो फिर तो ये भी खतरनाक चीज है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, उसके बढ़ने के दर को कम कर सकते हैं। पॉपुलेशन की बढ़ने की जो तेजी है उसको कम कर सकते हैं। पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, बस उसके जो बढ़ने की दर है उसको कम कर सकते हैं। जैसे अभी डेकेडल ग्रोथ मैंने तुम्हें बताया था, है ना, कल भी मैंने बताया था, डेकेडल ग्रोथ, दशकीय वृद्धि हमारी कम होती जा रही है ना। तो जनसंख्या तब तक बढ़ती रहेगी जब तक उसे रोका ना जाए। अब कैसे रुके भाई? तो देखो, या तो ह्यूमन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इंसानी जो एफर्ट्स हैं वो लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज या तो फेमाइन आएगा, या फेमिन जिसे बोलते हैं, अकाल आएंगे, है ना, या तो फेमिन्स आएंगे, वॉर्स होंगे, नेचुरल कलामिटी यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। ठीक है, अब देखो कोविड में कितने लोग भाई यहाँ पे साफ हो गए, पता है ना तुम्हें। देखो फेमाइंस या फेमिन्स आएंगे यानी अकाल की स्थिति बनेगी, युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल कैलामिटी, जैसे सुनामी, भूकंप, लैंडस्लाइड। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो इन तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पर ये तो बिल्कुल भी बढ़िया आइडिया नहीं है। ये तो हो जाए तो ठीक है, वरना होने नहीं चाहिए। ह्यूमन एफर्ट से ही पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये जो थ्योरी दी है पॉपुलेशन ग्रोथ की, वो इसने दी है कि भैया पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी जब तक ये रुकेगी नहीं, और ये जनरली इंसान बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये तो फिर फेमिन्स, युद्ध, प्राकृतिक आपदा इन्हीं से रुकेगी फिर। ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो बिल्कुल पर बेटा वो 2001 से 2011 का है डेकेडल ग्रोथ हमारा, और कोविड तो अभी आया। जब 2021 वाला सेंसस आएगा ना नया, उसमें पता चलेगा कि कोविड का कितना असर हुआ है। तो याद रखना बेटा, माल्थस ने दी थी थ्योरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा देखो, whom does the census 2011 identify as a literate person? देखो जनगणना 2011 किसे साक्षर व्यक्ति के रूप में पहचानती है? मैंने तुम्हें बताया, 2 बार बता चुका हूं, 3 बार बता चुका हूं तुम लोगों को कि लिटरेट आदमी का मतलब क्या है, साक्षर व्यक्ति का मतलब क्या है। भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और उसे किसी एक भाषा में भी अगर पढ़ना लिखना आता है और वो थोड़ा सा अंक गणित, गुणा भाग जोड़ घटाव अगर थोड़ा बहुत भी जानता है, तो भैया वो साक्षर है, वो इंसान लिटरेट है। तो अगर किसी एक भाषा में पढ़ लिख सकता है और थोड़ा सा अंक गणित की नॉलेज है, मैथ्स की हल्की फुल्की कैलकुलेशंस आती हैं, तो पढ़ा लिखा है। तो हमारे इंडिया में यही डेफिनेशन है साक्षरता का। तो अ पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। इन्होंने वो मैथ्स वाला पॉइंट डाला नहीं है, पर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, वो हमारे यहां पर क्या है, वो साक्षर है। ठीक है, तो यही है डेफिनेशन, यही है आंसर।
और तो सब बेकार पॉइंट्स है। ठीक है, तुम्हें लग रहा है ऐसा? बताओ भाई। मुझे लग रहा है ऊपर वाला नहीं है यार, नीचे वाला है आंसर, डी होगा। नीचे वाला ध्यान से पढ़ा नहीं हमने। देखो अंक गणितीय वाला है यहां पर, बिल्कुल है। अ पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट एंड सॉल्व बेसिक अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है किसी एक भाषा में और बुनियादी अंक गणितीय समस्याओं का हल कर सकता है, ये होगा आंसर बिल्कुल। ठीक है, ये है आंसर होगा डी। माफी चाहता हूं, गलती से ये लगा दिया था, ये नीचे वाला पढ़ा नहीं था। ठीक है, बिल्कुल डी होगा, बिल्कुल डी होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। पहले क्वेश्चन में तो हमने स्टेट्स का देखा था, पर मैंने फिर भी इंडिया का बता दिया था। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है बताओ? भारत में कितने महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर? मैंने बताया तुम्हें, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। 940 नहीं बेटा, 940 नहीं, 943, 943, 943। पर तुम्हें देखो, अब ध्यान सुनो, तुम्हें क्या करना है, तुम एग्जैक्ट डेटा मुझे बताओगे, तुम हालांकि यहां पे अभी ऑप्शन में बाद में करना। मैंने तुम्हें जो डेटा बताया वो है 943, पर 943 के सबसे नजदीक जो डेटा है वो है यहां पे 940। ठीक है, तो 940 जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 943 जो हमने डेटा पढ़ा है उसके नजदीक का डेटा है। तो 940 ये है हमारा, वैसे एग्जैक्टली 943 है। ठीक है, 940 प्रति 1000 पुरुषों पर यह है महिलाओं की संख्या, यह है भारत का सेक्स रेशियो। तो याद रखना, सेक्स रेशियो का मतलब क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है? पहले नंबर पर स्टेट कौन सा है? अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पर है? केरल में। स्टेट्स में केरल में है मैक्सिमम, केरल में है मैक्सिमम 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम। मिनिमम कहां पर है? मिनिमम कहां पर है बच्चों? मिनिमम है हरियाणा में। स्टेट्स में अगर हम देखें तो 879, ये हरियाणा में। ठीक है, यूटीज में और बता दो, अभी हमने पढ़ लिया था, यूटीज में और बता दो भाई। यूटीज में बताओ, पुडुचेरी पढ़ा था ना, मैक्सिमम कहां पर? पुडुचेरी, मैक्सिमम पुडुचेरी। और कितना? 1037, ये मैक्सिमम। और सबसे कम दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव 618, ये मिनिमम है। ठीक है भाई, तो ये हम डेटा पढ़ चुके हैं, ये तुम्हें समझ में आ गया है। तो अब हम लोगों ने एक अगला क्वेश्चन देखना है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का अनुमानित प्रतिशत क्या है? भाई तुम सब जानते हो बेटा कि भारत की जो लिटरेसी है, भारत में लिटरेसी रेट क्या है? देखो, भारत की साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर यानी कितने प्रतिशत लोग भारत में साक्षर हैं। साक्षरता दर यानी लिटरेट कितने लोग हैं, लिटरेसी रेट क्या है हमारे इंडिया की? कोई बता सकता है? बहुत रटा हुआ सा डेटा है, 74.04%। इतने लोग भारत में पढ़े लिखे हैं, यानी साक्षर हैं। और साक्षर का मतलब तुम्हें मालूम है, पढ़े लिखे मतलब क्या होता है पता है ना? इंडिया में 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का कोई व्यक्ति जिसकी कोई एक भाषा ऐसी हो जिसमें वो पढ़ लिख सकता है और थोड़ा बहुत बुनियादी अंक गणित वो जानता हो। सही बात है भाई, क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की देखो, अब इस 74.04% में से, इस 74.04% का, अब इतने लोग पढ़े लिखे हैं 100 में से, अब इसका जो 65 पॉइंट, ध्यान देखो, इसमें महिलाएं कितनी हैं? 65.46। ठीक है, इस 74.04% में महिलाएं जितनी भी हैं उसका 65.46% महिलाएं जो है पढ़ी लिखी हैं, और पुरुष जो है वो 82.14। क्लियर भाई? तो इंडिया की 100% पॉपुलेशन में से इतनी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी,
और ये जो पॉपुलेशन है इसको कंसिडर करो 100%, इसमें महिलाएं हैं, तो महिलाएं जितनी भी हैं 100% में से वो 65.46 है। फीमेल्स कितनी है, इतनी पढ़ी लिखी है, 65.46 महिलाएं हैं। और मेल्स कितने हैं, मेल्स हैं 82.14, यानी महिलाएं पुरुषों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम पढ़ी है। और ऑब्वियस बात है भाई, उनको पढ़ने कब दिया गया, जब अंग्रेज आए हैं तब तो जाके यहां पे स्कूल्स खुल रहे हैं, इनके कॉलेजेस खुल रहे हैं, पर फिर भी जबरदस्त हमारे देश ने ग्रोथ की है कि लड़कियों को पढ़ाने में, ठीक है, बड़ी तेजी से हम लोग आगे बढ़े। तो 82.14 इसमें से मेल्स हैं और 65.46 फीमेल्स, यानी टोटल जो महिलाएं हैं देश में उसमें से इतनी महिलाएं पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और यहां पर जो है इतने पुरुष पढ़े हुए हैं। क्लियर, चलो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्लियर, अब देखो, हाँ बिल्कुल, अर्बन रूरल सब मिला के बेटा, अर्बन रूरल सब मिला के है ये, ऐसा नहीं कि मैं अर्बन का बता रहा हूं या रूरल का बता रहा हूं, सब मिला के, ठीक है भाई। तो यहां पे 65.46 ये लिटरेसी रेट है। अगला देखो, इन्फेंट मोर्टैलिटी इज द डेथ ऑफ एन इन्फेंट बिफोर हिज और हर 6th, 3rd, 1st, 10th बर्थडे। शिशु मृत्यु दर एक शिशु की उसके छठे, तीसरे, पहले, 10वें जन्मदिन से पहले मृत्यु है। भाई ये बताओ, इन्फेंट मोर्टैलिटी किसे बोलेंगे, शिशु मृत्यु किसे बोलेंगे, बताओ बेटा, शिशु मृत्यु किसे बोलेंगे? शिशु मृत्यु बोलेंगे जब कोई बच्चा अपने जन्म के 1 साल के अंदर अंदर ही मर जाए, ठीक है, जब किसी बच्चे की मृत्यु उसके पहले जन्मदिन से पहले ही हो जाए, तो मतलब वो शिशु ही था, वो छोटा बच्चा था, इन्फेंट था। तो इन्फेंट मोर्टैलिटी का मतलब है अगर किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाए, वो भी उसके पहले जन्मदिन से पहले, तो बेटा उसे इन्फेंट मोर्टैलिटी यानी शिशु मृत्यु बोलते हैं। क्लियर, चलो बिल्कुल समझ में आया। रेट नहीं, हम सिर्फ इन्फेंट मोर्टैलिटी का डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड, देखो हमने पॉपुलेशन हाईएस्ट कहां पर, लोएस्ट कहां पर देख ली, हमने पॉपुलेशन डेंसिटी देख ली थी कल के लेक्चर में, हम लोगों ने लिटरेसी रेट देख ली, हमने सेक्स रेशियो देख लिया। ये जो इंपॉर्टेंट 4 सेक्शंस हैं, डेकेडल ग्रोथ 5वां पॉइंट, वो हमने, मतलब जनसंख्या से जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कर लिए हैं। अब तुम नहीं फंसोगे, अब तुम आराम से कर लोगे। इतना सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो यस और नो। क्लियर बेटा, अब यहां से कोई भी सवाल आएगा तुम सारे करोगे, बस इन डेटा को जो हमने बताया इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाकी तुम्हारी किस्मत खराब रही तो पता चला एग्जाम से पहले थोड़ा नया सेंसस आ गया फिर वो डेटा याद करना पड़ेगा, ये सब भूलना पड़ेगा, ठीक है। चलो बेटा, बिल्कुल, चलो मिलते हैं। थैंक यू प्रदोष, थैंक यू बेटा। प्रभात, थैंक यू भाई। मिलते हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास में 8 बजे और 9 बजे अपना स्टैटिक जी के, ठीक है। चलो बिल्कुल निखिल, दिस इज मोर देन सफिशिएंट बेटा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ये बहुत अलग लेवल का है, बहुत बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। बस ये है कि अपनी थ्योरी मजबूत रखना, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल जाती है, जरूरी नहीं कि जिस लैंग्वेज में हम पढ़े उस लैंग्वेज में आए, और अगर लैंग्वेज बदली तो मे भी तुम कंफ्यूज हो जाओ और तुम्हें लगे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसीलिए फोकस ऑन थ्योरी और उसके बाद फिर ये वालों में मजा आएगा। चलो बेटा देखो, जिन लोगों ने भी एटीएम बैच आज लिया है, जिन लोगों ने भी एटीएम बैच आज लिया है, वो पहले सब, मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले लो और उस सब्जेक्ट के पहले लेक्चर से शुरू करो। लाइव क्लास में नहीं आना, पहले जो भी कोई सब्जेक्ट आप उठाना चाह रहे हो, जैसे हिस्ट्री उठा रहे हो, ज्योग्राफी उठा रहे हो या फिर अपना पॉलिटी उठा रहे हो, पहले चैप्टर से शुरू करो, तब चीजें समझ में आएगी, ठीक है बेटा। शलभ क्लियर है, चलो हाँ, किसी भी सब्जेक्ट को पहले लेक्चर से देखना शुरू करो, लाइव बैच में मत आना बेटा, दिक्कत हो जाएगी वरना। चलो